हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे खत्म कर लिए हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और आज का पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में जो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके बुक में दिया गया है सिलेबस में, सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now the first types of cost that we will be discussing is the accounting cost and economic cost. चलिए accounting cost से start करते हैं पहले। Accounting cost, अब इसकी definition क्या है? देखिए, accounting cost are all those expenses directly related to the payments made by the entrepreneur for factors of production used in the business. जो भी आप business में factors of production use करते हो, जैसे कि land, labor, राइट, आपके रॉ मटेरियल्स, जो भी इनपुट्स आपको लगते हैं प्रोडक्शन करने में, तो उसकी जो आप पेमेंट करते हो उसी को हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल वेजेस जो आप पे करते हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल का आपका कॉस्ट लगता है, या फिर रेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी एसेट्रा, तो ये सारे आपके ना एक्सप्लिसिट पेमेंट्स है। एक्सप्लिसिट यानी कि ये आपको साफ क्लियरली देख सकते हो कि ये आपका खर्चा हो रहा है, राइट। ये कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट आप साफ साफ देख सकते हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिकॉर्ड करते हो ये कॉस्ट। तो इस तरह के एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में पे करते हो उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट पेमेंट टू सप्लायर्स। अब नेचर क्या होती है अकाउंटिंग कॉस्ट की? देखिए, अकाउंटिंग कॉस्ट आर बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड बाय द फर्म, ठीक है। हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं एज एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द फर्म, ठीक है। सो अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि जो नॉर्मल सेंस में आप जिसको कॉस्ट समझते हो ना, बिजनेस चलाने की कॉस्ट, वही आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो हम कॉस्ट कहते हैं ना, वो अकाउंटिंग कॉस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग कॉस्ट तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें इंक्लूड होती है। तो वो क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक कॉस्ट इज ब्रॉडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट बिकॉज इट इनकम्पासेस बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट तो हमने देख लिया कि जो साफ साफ दिखाई देता है खर्चे, राइट, जो क्लियरली आपके एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, यानी कि आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी टाइप की कॉस्ट भी होती है जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज बेसिकली योर हिडन कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो आपको साफ तौर पे दिखाई नहीं देती, ये हिडन होती है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट भी एंटरप्रेन्योर इंकर कर रहा होता है। तो हिडन कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। So implicit cost includes normal return on the entrepreneur's invested capital. देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, so you invest some capital, right, in your business. अगर आपने यही कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो आपको उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। लेकिन बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इट इन बिजनेस, तो ये रिटर्न आपको फॉरगो करना पड़ रहा है, राइट। तो इसको भी हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट मानते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ हिडन कॉस्ट इज फॉरगॉन वेजेस और सैलरी द एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्न्ड एल्सवेयर। आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हो, राइट। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट ले पाते, फुल टाइम बिजनेस नहीं करते, तो आप एम्प्लॉयड होते कहीं ना कहीं और आप कुछ ना कुछ वेजेस एंड सैलरी अर्न कर रहे होते हैं, राइट। तो वो भी अभी आप नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से आपका लॉस है। तो इसको भी हम इकोनॉमिक्स में आपका कॉस्ट मानते हैं। एंड द थर्ड काइंड इज एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। आपके पास मान लीजिए कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, वो आपने बिजनेस में लगा दिए। लेट्स से कि आपके पास एक्स्ट्रा रूम था, ठीक है, तो इस रूम पे आपने बिजनेस का ऑफिस सेटअप कर दिया। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते तो मे बी ये एक्स्ट्रा रूम आप रेंट करते, राइट। रेंट करते तो कुछ ना कुछ रेंटल इनकम आता आपको, तो ये इनकम भी आपको फॉरगो करना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में ये भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है।
तो ये जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है एंड जो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि अकाउंटिंग कॉस्ट है, दोनों इंक्लूड करके आपका इकोनॉमिक कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट कंसीडर्स बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो हिडन है और जो हिडन नहीं है, दोनों कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं जब हम इकोनॉमी में कॉस्ट निकालते हैं। अब खुद सोचिए, देखिए सपोज मान लीजिए कि आप कहीं पे काम कर रहे होते तो आप 50,000 सैलरी शायद कमा पाते, ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस चला रहे हो तो आप सिर्फ मंथली 20,000 प्रॉफिट बना पा रहे हो। तो क्या इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस करना आपको फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तब फायदा होता जब आप एटलीस्ट 55,000 प्रॉफिट कमाते, राइट, बिजनेस से। तो तब ये सैलरी फॉरगो करने का भी आपको सेंस बनता, लेकिन अभी 20,000 में तो सेंस नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए देखिए इकोनॉमिक्स में हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये 50,000 को भी हम कंसिडर करके चलते हैं कि क्या ये कॉस्ट भी आपका कवर हुआ। अगर कवर हुआ तभी हम कहते हैं कि हाँ, बिजनेस करने का सेंस बन रहा है। डन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? देखिए ये सब अभी हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। अब रेलेवेंस, देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि इट इज वाइटल फॉर डिसीजन मेकिंग as it guides entrepreneurs in covering all costs, including normal profit to achieve positive economic profit. देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, अभी हम देखेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट का रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है कि क्या हम सारे कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं या सिर्फ हम अकाउंटिंग कॉस्ट कवर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर हमने हिडन कॉस्ट भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक आपको बेनिफिट हो रहा है, कि आपके डिसीजन का, बिजनेस करने का आपको इट इज गुड। ठीक है, आप जॉब करने से या अपने फैक्टर्स कहीं और लगाने से ज्यादा कमा रहे हो बिजनेस करके, तो देन वी से कि आपको एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? देखिए, if the total revenue received by an entrepreneur just covers both implicit and explicit cost, then he has normal profit. ठीक है, अगर उसकी both implicit cost और उसकी explicit cost दोनों exactly cover कर लेती है, ठीक है, just cover करती है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, इसने normal profit कमाना start किया है। Normal profit को हम zero economic profit भी कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जो उसको प्रॉफिट मिलता है ना, ये दोनों कवर करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको मिलता है, उसी को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। देखिए, रेवेन्यूज एक्सीडिंग द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट सिग्निफाई पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली कवर करता है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, और कवर करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट बच रहा है तो उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे या पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कहेंगे या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। तो चलिए इसी चीज को ना हम एक बार न्यूमेरिकली देख लेते हैं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट्स से एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इंकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट: वेजेस फॉर वर्कर्स, रॉ मटेरियल्स, रेंट, इंटरेस्ट। देखिए ये सारे आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, राइट, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिकॉर्ड होते हैं। तो ऐसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो अगर ये सारे कॉस्ट मैं ऐड कर दूं तो मुझे आपका टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि अकाउंटिंग कॉस्ट के अलावा भी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी एंटरप्रेन्योर इंकर कर, राइट। तो लेट्स से कि उसने जो नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो कहीं और पे इन्वेस्ट करता अपना कैपिटल, तो उसे 30,000 मिलता। ठीक है, अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा होता तो उसे 40,000 मिलता, और अगर वो अपने फैक्टर्स कहीं और पे लगाता, रेंट पे दे देता या, ठीक है, तो उसको 10,000 मिलता। तो ये पैसों का भी वो सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट, बिजनेस करने के लिए, तो ये भी हमारा कॉस्ट हो जाता है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट निकल के आता है। और अगर हमें इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वी एड अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज दिस 90,000 प्लस दिस 80,000, दैट विल गिव अस 1,70,000।
तो हमारा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे आया 1,70,000। ना मान लीजिए ये एंटरप्रेन्योर को उसको रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम बिजनेस 1,70,000 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये पैसे से वो अपना बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट कवर कर पाया, राइट, फ्रॉम दिस रेवेन्यू। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है या फिर वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसकी रेवेन्यू 2 लाख है, ठीक है, वो 2 लाख कमा रहा है फ्रॉम हिज बिजनेस और उसका टोटल कॉस्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 30,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर कवरिंग हिज अकाउंटिंग एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बोथ। तो जो ये 30,000 है ना, इसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। या फिर सुपर नॉर्मल, देखिए स्पेलिंग यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए, या फिर इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हम कहते हैं। समझ आ गया? देखिए अगर आपको अकाउंट्स में पूछा जाता ना तो फिर आप क्या करते, ठीक है। सपोज आपको अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता कि फर्म अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ 2 लाख, ठीक है, और उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट है जो फाइनेंस स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड हो रही है वो 90,000 है, तो प्रॉफिट निकालो। अगर वो कहते तो आप सिंपली 2 लाख माइनस 90,000 करते और आप 1,10,000 प्रॉफिट निकाल देते, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना इस तरह से हम प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। ये 1,10,000 में हमें अपना हिडन कॉस्ट भी कम करना होता है, ठीक है। हम इसमें अपना हिडन कॉस्ट भी माइनस करेंगे तो जो 30,000 बचेगा ना वही हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये जो 1,10,000 है ना, ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में इस तरह से फर्क होता है। फर्क ये है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं और इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि चलो ये कॉस्ट, ये मुझे पैसा मिल सकता था पर मैंने ये जाने दिया, राइट, तो मुझे इसको भी अपना कॉस्ट मानना पड़ेगा। डन, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्लियर। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं। Okay, now let's talk about another types of cost, that is outlay cost and opportunity cost. Outlay cost, देखिए outlay cost is the actual spending of funds on wages, materials, rent, etc. देखिए actual spending मतलब जो आपके हाथों से actual में पैसा बाहर जा रहा है ना, on buying these, on paying wages or buying materials or paying rent, उसको हम outlay cost कहते हैं। आउटले का मतलब भी एक्चुअली एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो जो आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको हम आउटले कॉस्ट कहते हैं। आउटले कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स ड्यू टू फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एट अ स्पेसिफिक टाइम। आप एक स्पेसिफिक टाइम में जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करते हो वो आपके बुक्स में रिकॉर्ड होता है, राइट, और वो आपका आउटले कॉस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट्स मेड फॉर टेंजिबल एक्सपेंसेस that are accounted for in the company's financial records, ठीक है, जैसे कि wages, materials, rent, etc. etc. अब आपको लग रहा होगा कि आउटले कॉस्ट तो बिल्कुल अकाउंटिंग कॉस्ट की तरह है, तो इनमें फर्क क्या है? देखिए एक छोटा सा ही माइनर सा फर्क है, वो ये है कि जो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट है ना वो कभी कभार इंटेंजिबल कॉस्ट को भी अकाउंट कर लेता है। फॉर इंस्टेंस डेप्रिसिएशन, देखिए जब आप बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके हाथ से तो कुछ कैश बाहर नहीं जा रहा है ना। डेप्रिसिएशन तो आप बस एक रिजर्व की तरह बना रहे हो कि जब अगर आपकी मशीन पुरानी हो गई, रिप्लेस करनी पड़ गई, तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा हो रिप्लेस करने के लिए। दैट्स व्हाई यू आर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एक्चुअल में आपका कोई कैश एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होता है, राइट, कोई भी आपका हाथ से पैसा बाहर नहीं जा रहा होता। तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट ना इस तरीके का कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन इसको हम आउटले कॉस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि आउटले कॉस्ट में वो सारे टेंजिबल एक्सपेंसेस आते हैं जो एक्चुअल में आपके हाथ से पैसा बाहर जा रहा है। ओके, सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड आउटले कॉस्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हाइल मेकिंग डिसीजन। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास 2 ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट
ए बनाऊं या फिर मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट ए को चूज करते हो और मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है कि आप दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ए चूज करते हैं तो बी से जो आपका रेवेन्यू आता, ठीक है, आपको उसे फॉरगो करना पड़ रहा है, राइट। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। और अगर आप बी चूज करते तो ए से जो रेवेन्यू आता वो आपको फॉरगो करना पड़ता, राइट। तो देखिए, एक ऑल्टरनेटिव चूज करने से आपको कुछ ना कुछ तो फॉरगो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। डन। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट represents the value or benefit missed by choosing one option over another. For example, the value of best alternative not chosen. ठीक है, आपने ए चूज कर लिया, अब ए के बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो बी था, राइट। तो इसकी बी की जो वैल्यू थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, such as the earning from an alternative use of resources or the potential revenue from selling a product. अब देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह लग रहा होगा, राइट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि आप बिजनेस में अपना स्किल लगा रहे हो तो आप सैलरी फॉरगो कर रहे हो, या अपना कैपिटल लगा रहे हो तो वो कैपिटल में कहीं और से रिटर्न आता वो आपका फॉरगो हो रहा है, या फिर आप अपने फैक्टर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको रेंट मिलता अगर वो कहीं और आप लगाते वो भी नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीज आपने फॉरगो किया, राइट, इम्प्लिसिट कॉस्ट में भी। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट डील करता है सिर्फ उन्हीं कॉस्ट से, उन्हीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो आपने बिजनेस में कुछ सामान लगाया, पैसा या अपने फैक्टर्स या स्किल कहीं और नहीं लगाया, तो उसका क्या कॉस्ट है, सिर्फ वही इम्प्लिसिट कॉस्ट डील करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना इससे ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि सपोज मान लीजिए आपने बिजनेस में ही लगाया, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस के दौरान भी आपको कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने अभी प्रोडक्ट ए या बी चूज करने का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब वैसे ही आप मान लीजिए अगर आपके पास लिमिटेड बजट है प्रोडक्ट प्रमोट करने की, ठीक है, और आपको चूज करना पड़ रहा है कि आप पेपर में, न्यूज़पेपर में उसको प्रमोट करें, ठीक है, पेपर में करें या फिर सोशल मीडिया में करें, आप एक ही कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप पेपर में करोगे तो ये सोशल मीडिया में करने से जो आपको बेनिफिट होता वो आप मिस कर रहे हो, फॉरगो कर रहे हो, राइट। तो इस तरह से कई सारे डिसीजंस आते हैं बिजनेस में जहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है अमंग मेनी ऑल्टरनेटिव्स, और जो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपका था ना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने नहीं चूज किया तो उससे आपको क्या लॉस हुआ, ठीक है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डन। So understood the difference between implicit and opportunity cost. Implicit is a type of opportunity cost, लेकिन opportunity cost implicit cost से ज्यादा broader है। Okay? Now let's move on. Now before we move on, I would like to announce कि हमने CA Foundation पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। अभी हमारे पास 2 sets of मॉक टेस्ट है containing 100 questions each. Questions challenging है, आपको करने में मजा आएगा और ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी अच्छी टेस्ट हो जाएगी। तुरंत ये एग्जाम सॉल्व करने के बाद, टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको अपना स्कोर भी दिख जाएगा, ठीक है, और स्कोर में नेगेटिव स्कोर भी शामिल है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट मेरी प्रिपरेशन लेवल से मैं एग्जाम में कितना स्कोर ले आ पाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पे हमने ये टेस्ट बनाया हुआ है, और सबसे अच्छी बात, आप ये घर बैठे बैठे अपने फोन में या लैपटॉप में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने इसमें टाइमर भी डाला हुआ है, आपको 2 घंटे में टेस्ट सॉल्व करनी होगी। लेकिन अगर आपको टेस्ट देते वक्त कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, कहीं जाना पड़ा, तो आप टाइमर को पॉज भी कर सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो। दोबारा जब आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने स्टॉप किया था ना, वहीं से आप दोबारा शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हमने टाइमर इसलिए लगाया है कि 2 घंटे में सॉल्व करने की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास लिमिटेड टाइम होती है। तो हम चाहते हैं कि ये मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन के नीचे ना हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा वंस यू कंप्लीट द टेस्ट। आप एक बार अपना स्कोर चेक करो
एंड देन यू कैन रिविजिट योर टेस्ट अगेन। फिर आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया है आपको दिख जाएगा, और आप हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। और ये अवेलेबल है एट ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ ₹100। तो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स उठा चुके हैं, तो आप भी पीछे ना रहिए, यही मैं सजेस्ट करती हूँ। टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या जनरली भी आपको ये पेपर 4 से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट हैव अ क्लियर लिंक टू अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। देखिए, मान लीजिए आप 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब जो भी कॉस्ट आप स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ए के लिए इंकर करते हो उसे हम ए की डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, एंड जो भी आप स्पेसिफिकली सिर्फ बी के लिए करते हो, ठीक है, वो बी प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। सो डायरेक्ट कॉस्ट हैव अ क्लियर लिंक विद अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। आप कह सकते हो कि ये एक्टिविटी मैंने किया, ठीक है, मैंने एडवर्टीजमेंट किया, तो स्पेसिफिकली एडवर्टीजमेंट में क्या क्या खर्चा आपका आया, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट हो जाता है। They fluctuate with the changes in related components. अब सिंस ये डायरेक्ट है यानी ये एसोसिएटेड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑपरेशन या एक्टिविटी से, तो जब आप ये प्रोडक्ट, प्रोसेस या एक्टिविटी में चेंज करोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट भी आपका फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। आइडेंटिफिकेशन, they are readily identified and traceable to a particular product, process or plant. For example, manufacturing cost tied to a product line, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, राइट, सिर्फ ए से जो कॉस्ट टाइड है वो ए का डायरेक्ट कॉस्ट है, या फिर इट इज टाइड टू अ पर्टिकुलर सेल्स टेरिटरी और अ पर्टिकुलर कस्टमर क्लास। जो आप एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपके दिल्ली में कस्टमर्स है, ठीक है, एंड मुंबई में भी आपके कस्टमर्स हैं, दिल्ली एंड मुंबई, तो दिल्ली के कस्टमर एक्विजिशन में आप जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एंड मुंबई के कस्टमर एक्विजिशन में आप जो खर्चा कर रहे हो, तो ये अलग अलग होते हैं, राइट। और जो दिल्ली में कर रहे हो वो दिल्ली के कस्टमर एक्विजिशन का डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, एंड मुंबई में करते हो और आप इसे सेपरेट कर पाते हो, ठीक है, तो ये मुंबई के एक्विजिशन का डायरेक्ट वो हो गया, कॉस्ट हो गया, डन। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट कॉस्ट लैक क्लियर और डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन विद अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलरली आपने ए में ही खर्चा होगा, ए में ही किया या बी में ही किया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही किया, प्रोसेस में किया, डिपार्टमेंट किया, इस तरह से आइडेंटिफाई अगर नहीं होती तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। एक्चुअली ये एक ऐसी कॉस्ट है ना जो सारे डिपार्टमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपके सारे डिपार्टमेंट्स को चाहिए होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ए में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जो प्रोडक्ट बी बना रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते, सो इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉट इजीली ट्रेसेबल टू स्पेसिफिक गुड्स सर्विसेज बट एलोकेटेड इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो ये गुड्स को हम कैसे एलोकेट करते हैं, ये मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ इक्वली यूज हो रहा होगा तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं बी में ज्यादा है तो आप 1:2 प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट वे ऑफ एलोकेटिंग देयर इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट तो आप सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही यूज करते हो, राइट, आप सिर्फ इसी में आपका कॉस्ट लगाते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे ए के लिए आपने कुछ इंकर किया तो बी में आप उसको इंक्लूड नहीं करते बी के कॉस्ट में, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आप ऑल प्रोडक्ट्स या ऑल प्रोसेस में आपको इंक्लूड करना पड़ता है, सब में उसको बांटना पड़ता है ऐसे कॉस्ट को, डन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट की? दो इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड
They might have a functional relationship to production and can vary with output. देखिए हमने कहा था कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ वेरी करता है, राइट? इट चेंजेस इन रिलेटेड टू चेंज इन आउटपुट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी एक प्रोडक्ट या प्रोसेस से, लेकिन ये भी वेरी करता है विद आउटपुट। क्या होता है कि मान लीजिए एक बिजनेस था, सपोज वो ज्यादा अपना स्केल इंक्रीज करने का सोच रहा है, तो वो डे शिफ्ट भी करता है और नाइट शिफ्ट भी करता है। अब दोनों शिफ्ट अगर आप कर रहे हो तो आप 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, राइट? तो अब इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी स्केल कम है, ठीक है, आप सिर्फ दिन में काम करते हो, तो मे बी आप सिर्फ 12 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। तो यूसेज तभी होता है, जब ज्यादा तभी होता है डायरेक्ट कॉस्ट की भी, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो। लेकिन ये कोई वो नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई एक प्रोडक्ट से लिंक्ड है। देखिए एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिक पावर, कॉमन ऑपरेशनल कॉस्ट बेनिफिटिंग ऑल प्रोडक्ट्स जॉइंटली। Done, understood? Now another type of cost is incremental cost versus sunk cost. Incremental cost क्या होता है? It is basically the additional cost resulting from a business decision. Suppose आपने business expand करने का decision लिया, ठीक है? तो expand करने के लिए जो भी आपका additional खर्चा लग रहा है, उसे हम incremental cost कहेंगे। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, incremental यानी कि increase होना। तो जो भी आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस, वो ही आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाता है। इट इज इंकर्ड ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्ट लाइन। आपने एक नया प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने का सोचा, ठीक है, तो उसमें जो खर्चा लग गया, या मशीन रिप्लेस करने का सोचा, तो जो आप नए मशीन लाओगे उसमें खर्चा लगेगा, राइट? एंड फैसिलिटी एक्विजिशन, आपने कोई फैसिलिटी एक्वायर करने की सोची, तो उसको आपको पैसे पे करके ही एक्वायर करोगे ना। तो जो एडिशनल पैसा आप पे कर रहे हो यहाँ पे, ये सारे आपके इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट एक्रूड व्हेन एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइंस, अपग्रेडिंग मशीनरी और एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स। तो बेसिकली जो एडिशनल खर्चा आपका लग रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस। अब संक कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए संक कॉस्ट इज बिल्कुल द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट आर बेसिकली योर पास्ट कॉस्ट, जो आप पास्ट में लगा चुके हो, ठीक है, अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपके करंट बिजनेस डिसीजन से ये कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी इनकर्ड। आपने पैसा लगा दिया तो लगा दिया, गया पैसा तो गया। अब आप कोई भी बिजनेस डिसीजन लो, वो ये कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड एंड इनरिकवरेबल, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर डिसीजंस। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट कमिटमेंट्स एंड कैन नॉट बी रिवाइज्ड और recovered. Example, expenses on advertising, research and development. देखिए कई बिजनेसेस तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही लगा देते, ठीक है। अब आपने ये खर्चा लगा दिया, अब आप फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करो ना करो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उससे ये खर्चे में असर नहीं पड़ता क्योंकि आपने लगा दिया, ठीक है, ये पैसा आपके हाथ से जा चुका है। तो फ्यूचर डिसीजन से आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। इंक्रीमेंटल में कॉस्ट में क्या था कि अगर आप ये बिजनेस डिसीजन चेंज करते, राइट, आप नया प्रोडक्ट लाने की नहीं सोचते, आप इस मतलब ये आइडिया को कैंसिल कर देते, तो आपका खर्चा नहीं लगता। तो ये डिसीजन में बेस था कि खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिसीजन में बेस नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये खर्चा लगा चुके हो पास्ट में, ठीक है। अगेन जैसे कि आपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में खर्चा लगा दिया, ठीक है। अब कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको उस इक्विपमेंट की जरूरत थी, आपने इक्विपमेंट खरीद लिया। आप इक्विपमेंट खरीदने के बाद आप डिसीजंस ले रहे हो कि मुझे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो डिसीजन से आपके ये परचेज करने का खर्चा में तो कोई अफेक्ट नहीं होता ना। तो इस तरीके का कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। Barriers to entry. देखिए sunk cost acts as barrier preventing easy entry of firms into a business. इसका क्या मतलब है? देखिए sunk cost जो होता है ना, वो नॉर्मली हैवी एक्सपेंस होता है, जैसे कि रिसर्च या डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में आपने खरीद लिया। तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या लगता है ना, एक बार मैंने ये खर्चा कर दिया तो फिर मैं इसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे बिजनेस करना ही पड़ेगा, बाद में मैं अपना माइंड नहीं चेंज कर पाऊंगा। और कई बिजनेसेस के पास ऐसे खर्चा होते भी नहीं कि वो प्लांट खरीद पाए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, ठीक है।
और कहीं बिजनेसेस होते हैं जो ये खर्चा करके भी, प्रॉफिट कमा के भी कहीं आगे बढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करनी है तो ये सारे खर्चे देख के आप डर जाते हो, ठीक है। तो इट समटाइम्स एक्ट एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग इजी एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू अ बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि ये अब रिकवर नहीं कर सकते, एक बार लग गया तो लग गया। तो ये नए एंटरप्रेन्योर्स को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप, हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एक्सपेंस फ्रॉम द पास्ट टू बाय एन एसेट। देखिए जो दोनों ही हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है ना, ये एक पर्टिकुलर एसेट के संबंधी हम कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपने एसेट खरीदते वक्त उसकी परचेज प्राइस जो थी, ठीक है, जो आपने खर्चा लगाया एसेट खरीदते वक्त, द कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। It represents the original purchase price of the asset, okay? And it is recorded in financial records. देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम कोई भी एसेट जब रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या चाहे कोई भी करंट एसेट हो, ठीक है, तो जिस प्राइस में हमने उसको खरीदा था, परचेज प्राइस में हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो यही आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो कॉस्ट में आप फाइनेंशियल उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो। Then comes replacement cost. अब replacement cost क्या है? It is the present expense to replace an old asset. अब मान लीजिए ये एसेट आपका पुराना हो गया, ठीक है, अब आप इसको नया एसेट से रिप्लेस करना चाहते हो, तो जो नए एसेट की वैल्यू है, ठीक है, अब रिप्लेस करने में आपको कितना खर्चा लगेगा, वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट वैल्यू। अब यही एसेट अभी आपको मार्केट में खरीदनी है न्यू, तो आपको कितना पैसा लगेगा, वो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाता है। द कॉस्ट नीडेड टू ऑब्टेन अ सिमिलर न्यू एसेट, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट फर्क क्यों होता है? अगर आप सेम एसेट ही खरीद रहे हो, ठीक है, या सिमिलर एसेट खरीद रहे हो, तो पैसा सेम होना चाहिए, आपको ऐसा लगता होगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए हो सकता है ये जो पुराना एसेट है ये आपने 10 साल पहले खरीदा है, ठीक है, अब 10 साल पहले की प्राइस और करंट ईयर की प्राइस, उसमें तो फर्क होता ही है ना, इन्फ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है चीज़ों की। तो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता। इनफैक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हायर होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस अफेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइसेस राइज ऑफन मेकिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। When prices go up, replacement cost surpass historical cost, ठीक है। जब प्राइसेस की वृद्धि हो रही है इकोनॉमी में, हर चीज की प्राइस राइज हो रही है, तो तब उसी एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट की। देखिए प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फर्म प्राइवेटली लगा रहा है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सोसाइटी लगा रही है ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। तो यही मेन फर्क है। अब डेफिनेशन में जाते हैं। देखिए कॉस्ट incurred और प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इसको हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं एज लॉन्ग एज ये फर्म प्राइवेटली खुद प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द फर्म्स टोटल कॉस्ट कंसिडर्ड इन बिजनेस डिसीजन, इट इज इंक्लूडेड इन कंपनीज एक्सपेंसेस। अब सोशल कॉस्ट क्या है? इट इज द टोटल कॉस्ट borne by the society due to business activities. It includes both private cost and external cost. देखिए सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा जो एक्सटर्नल कॉस्ट जो सोसाइटी लगा रही है बिजनेस में, वो भी इंक्लूड होता है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? देखिए इट कंसिडर्स कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज नॉट पेड फॉर बाय द फर्म। जैसे कि आप एटमोसफेयर यूज कर रहे हो, रिवर्स यूज कर रहे हो, या कोई भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, जैसे कि रोड हो गया, ठीक है। तो ये सब सोशल कॉस्ट है, क्योंकि ये फर्म प्राइवेटली खुद पे नहीं कर रहा, ठीक है, खुद इनकर नहीं कर रहा, ये सोसाइटी उसको ये रिसोर्सेस दे रही है। तो ये भी हो गया। अब देखिए जो इम्पैक्ट एक बिजनेस करती है ना सोसाइटी में, जैसे कि
वो पोल्यूशन कर रही है। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो एयर में पोल्यूशन हो रहा है, वाटर में हो रहा है या इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो जिस तरह से आप इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हो ड्यू टू योर बिजनेस एक्टिविटीज, उसको भी हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। देखिए, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में ऐसे सुना होगा कि हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन इट इज एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा कहते हुए सुना होगा, राइट। तो इसका ये मतलब है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं बाय आवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसको भी कॉस्ट क्या कहा जाता है, जो भी आप इम्पैक्ट करते हो सोसाइटी में वो भी कॉस्ट होता है। वाइडर इम्पैक्ट, देखिए जो सोशल कॉस्ट है ना, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर इम्पैक्ट बियॉन्ड द फॉर्म्स इमीडिएट एक्सपेंसेस। जो आपके खर्चे हैं वो तो आपकी कॉस्ट है, लेकिन जो आप इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हो वो भी कॉस्ट है, इसको हम सोशल कॉस्ट कहेंगे और इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, राइट, इट इज फिक्स्ड। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होता है। इफ यू इंक्रीज आउटपुट तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती है, एंड डिक्रीज आउटपुट तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट नॉट टाइड टू आउटपुट लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट या प्रॉपर्टी टैक्सेस या इंटरेस्ट ऑन लोन या डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सारे जो आपके खर्चे हैं ना, इट डज नॉट चेंज कि आप कितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, आप 5 आउटपुट प्रोड्यूस करो या 500 करो, ये सारे आपके जो खर्चे हैं ये सेम ही रहने हैं। तो इसलिए इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो ये टाइम बेस्ड होते हैं, ठीक है, ये आउटपुट बेस्ड नहीं होते। जैसे कि रेंट हो गया, आपको शायद ये मंथली पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स साल में एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन में भी क्वार्टरली, ठीक है। तो ये टाइम, आपको सर्टेन टाइम पीरियड में ये कॉस्ट रिपीटेडली पे करना पड़ेगा शायद, लेकिन आउटपुट के बेसिस में ये चेंज नहीं होता। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने ये तो कहा कि ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये सर्टेन कैपेसिटी लेवल तक के लिए ही ट्रू है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपके पास प्लांट है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, और एक ही प्लांट है अभी आपके पास, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटी लेवल के विद इन, ठीक है, विद इन 1000 यूनिट्स कैपेसिटी, अगर आप 5 यूनिट प्रोड्यूस करो या 999 प्रोड्यूस करो, आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहता है। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे कैपेसिटी ही इंक्रीज करनी है, ठीक है, मुझे 1000 से 2000 कैपेसिटी करनी है, तो इसके लिए तो आपको एक और प्लांट खरीदना पड़ेगा 1000 कैपेसिटी की, राइट। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर देती। इफ यू इंक्रीज कैपेसिटी तो आपको दूसरा प्लांट खरीदना पड़ेगा, देन योर फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज। सो विद इन दो कैपेसिटी लेवल जो आपकी खर्चे होती है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरीज विद द प्लांट साइज एंड कैपेसिटी बट नॉट विद आउटपुट विद इन द कैपेसिटी लेवल। अगर 1000 के अंदर ही आपको आउटपुट करनी है तब तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्लांट साइज ही चेंज कर रहे हो, कैपेसिटी ही चेंज कर रहे हो, तब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कहते थे शॉर्ट टर्म पे नहीं चेंज होता, क्योंकि आप कैपेसिटी नहीं चेंज करोगे, प्लांट नहीं चेंज करोगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्लांट की कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हो, तो तब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इनएस्केपेबल नेचर होती है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड व्हाइल ऑपरेशन आर ऑनगोइंग, ओनली अवॉइडेड इफ ऑपरेशन आर कंप्लीटली शट डाउन, ठीक है। जब तक आप बिजनेस ऑनगोइंग कर रहे हो, ठीक है, तब तक आपको रेंट पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली शट डाउन कर दो तो फिर शायद आपको ये सब पे ना करना पड़े। तो जब तक बिजनेस है तब तक आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जो शट डाउन में भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो किस तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट है? सम फिक्स्ड कॉस्ट परसिस्ट इवन आफ्टर सस्पेंडिंग ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग अनसेलेबल मशीन्स। देखिए आपने बंद कर दिया बिजनेस, जो भी सेल हो सकता था आपने सेल कर दिया, लेकिन कुछ मशीन सेल नहीं हुए, तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोर करने का जो खर्चा आएगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो देखिए शटडाउन के बाद भी कभी कभी आपको फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए आप सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो प्रोग्राम्ड होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजिंग, जो मैनेजमेंट आपने
डिस्क्रिप्शन में ये खर्चा कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो एडवर्टाइज करेगा, और अगर एडवर्टाइज करेगा तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो ना चाहे तो ना भी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट है विच डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, इसको हम प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज इज नॉट कंपलसरी फॉर प्रोडक्शन। लेकिन अगर आपको कस्टमर को रीच करना है तो मे बी इट बिकम्स नेसेसरी। तो अगर आपने यू डिसाइडेड कि करना है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, बिकॉज इट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट लेवल, राइट। आपने कर लिया तो कर लिया, लेकिन अगर नहीं करना है तो इट इज ऑल्सो ओके, फिर आपको ये एडिशनल कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट की बात। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट लिंक्ड टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स दैट मे वेरी विथ आउटपुट। तो जो ये सारे खर्चे हैं जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं, अगर आप 5 गुड्स बनाओगे, ठीक है, तो उसमें आपकी रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा जितना होता है, और अगर 999 गुड्स बनाओगे तो ऑब्वियसली 999 में ज्यादा होता है ना। जितना ज्यादा आप आउटपुट बनाओगे, आपका वेरिएबल जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, इनपुट्स का या वेजेस का, वो ज्यादा लग जाता है। डायरेक्ट आउटपुट के साथ इसका रिलेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। दे वेरी डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली विथ प्रोडक्शन वॉल्यूम। अब वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, दे में डेविएट फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि जिस प्रोपोर्शन में आप वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करो ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा। देखिए, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था प्रोडक्शन में, राइट, जहाँ पे हमने कहा था कि जब आपके फिक्स्ड रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं ना, अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, तो उस केस में अगर आप थोड़ा सा भी अपना इनपुट इंक्रीज करोगे, ठीक है, आपने 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो भी आपका जो आउटपुट है वो ग्रेटर एक्सटेंट में इंक्रीज होता है, राइट। तो अब 1 का तो कॉस्ट भी कम होगा ना, तो आपने कम कॉस्ट लगाया लेकिन फिर भी आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब आपके फिक्स्ड रिसोर्सेज वो प्रॉपरली यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे, ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे, तो आप वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज भी कर दो, यानी कि जो आपके इनपुट्स है आप वो 50 इनपुट्स भी लगा लो, ठीक है, तब भी आपका आउटपुट इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। तो यही ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो, उसी प्रोपोर्शन में आपका कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो। प्रोपोर्शन डिफरेंट भी हो सकता है, कभी कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, आउटपुट कम हो सकता है, ठीक है, कभी कॉस्ट कम हो सकता है, आउटपुट ज्यादा हो सकता है। सो विद दिस वी फिनिश्ड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट जो आपके बुक्स में थे। आई होप यू अंडरस्टूड देम। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूँ सारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज वी विल सून बी बैक विद अनदर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।